प्यारे बच्चों नमस्कार। इस यूनिट नंबर 5 के पहले वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पहले डिसाइड किया था कि अब हम यूनिट नंबर 5 पहले शुरू करेंगे। तो यूनिट नंबर 5 शुरू करने से पहले मैं आपको इस यूनिट में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सिलेबस के, वो टॉपिक्स जरा मैं बता दूं जिनसे कि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर। आइए जरा सिलेबस देखें। नंबर 1, probability mass function. Probability density function. Number 3, discrete distribution, जिसमें हमें दो डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ने हैं। नंबर 1 binomial and Poisson. This is 2. Number 3 continuous distribution. इसमें हमें पढ़ना है normal distribution, right? And finally a fourth one is what we have, exponential distribution. Gamma distribution, then beta distribution, and number 5 is testing of hypothesis. जिसमें हमें स्टूडेंट्स टी टेस्ट, फिशर्स जेड टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, ये सारी चीजें पढ़नी है स्टूडेंट्स। दिस इज योर सिलेबस स्टूडेंट्स। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आने का पैटर्न होता है, वो एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से स्टूडेंट्स, एंड वन क्वेश्चन इज फ्रॉम दिस। एक क्वेश्चन जो है वो इन दोनों से मिलाकर बनता है, ठीक। तो स्टूडेंट्स आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि आप कम से कम शुरू के 3 टॉपिक्स को अच्छे से कर लें, तो आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे पूरी यूनिट से। और ये टॉपिक बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। हालांकि ज्यादातर बच्चों को प्रोबेबिलिटी से डर लगता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी वास्तव में डरने की चीज नहीं, फील करने की चीज है। फील करोगे, बिना डरे समझोगे, अपने आप समझ में आएगा। चलो अब स्टूडेंट्स, अब हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन से, ठीक। लेकिन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगा स्टूडेंट्स। आइए जरा उन बेसिक्स के ऊपर बात करें स्टूडेंट्स। बेसिक के ऊपर सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी की एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है। सपोज दैट स्टूडेंट कि आज मैच होने वाला है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, वर्ल्ड कप में जैसे हुआ था, और
मैच से पहले अगर कोई ये कहे कि आज इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा, ठीक, तो इट इज ओके, फ्रेंड्स मतलब मैच के दीवाने हैं इसलिए बोल रहे हैं इज ओके। लेकिन अगर इसी चीज को मैथमेटिकल वे में रिप्रेजेंट किया जाए तो ये प्रोबेबिलिटी है। कैसे कैसे एनालिसिस करेंगे, कैसे बताएंगे कि किसके जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, राइट? बहुत ही आसान है। मान लीजिए अब ये मैं आपको मैथमेटिकली इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं प्रोबेबिलिटी का, ठीक है ना? हम कैसे क्या कहते हैं बातों को मैथ से लिंक करते हैं, देखिएगा। मान लीजिए कि इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इनके बीच में 50 मैच खेले गए हैं टोटल, जिसमें से इंडिया ने 20 जीते हैं, राइट? और ऑस्ट्रेलिया ने 27 मैचेस जीते हैं, राइट? ऑस्ट्रेलिया ने 3 अनडिसीजंस रहे, राइट? नाउ अब अगर यहां पर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो जो प्रोबेबिलिटी होगी कि क्या इंडिया जीतेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विन इज इक्वल्स टू, इंडिया कितनी बार जीता? 20 बार जीता। कितने मैचों में? 50 मैचों में। तो द प्रोबेबिलिटी इज 2/5, यानी कि 5 में से 2 बार संभावना है कि भारत मैच जीतेगा, ठीक? सो दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ इवेंट, किसी घटना की मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ही प्रोबेबिलिटी है। आप एक सिक्का उछालते हैं, राइट? सिक्का उछाला, सिक्के के बस 2 ही पहलू होते हैं, हेड या टेल। सिक्का उछालोगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, सिक्का खड़ा कभी नहीं होता है, जैसा कि शोले में हुआ था, ओके? अक्सर वो हेड या टेल ही देता है, ठीक? तो स्टूडेंट्स, किसी भी सिक्के को अगर उछालें तो मैक्सिमम 2 ही संभावनाएं होती हैं, हेड आएगा या टेल आएगा, इससे ज्यादा कोई संभावना नहीं हो सकती है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि सिक्का उछालें तो हेड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो मैथमेटिकली इसको कुछ इस तरह से बताएंगे, दिस इज इक्वल्स टू अपॉन 2। क्यों? क्योंकि एक सिक्का अगर उछालते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कितने रिजल्ट्स आ सकते हैं? केवल 2 रिजल्ट्स आ सकते हैं, राइट? और अगर आपसे कोई पूछ ले कि उनमें से हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो द आंसर इज 1/2, मींस द प्रोबेबिलिटी दैट हेड comes, right? और अगर कोई कह दे the probability tails come, तो this is equals to also 1/2, क्योंकि एक ही टेल होता है। लेकिन मान लीजिए कि आपने सिक्के की जगह पासा फेंका, पासा खूब खेला होगा सांप सीढ़ी में, लूडो वगैरह में आपने काफी खेला होगा। तो अगर आपने पासा फेंका तो एक पासे के ऊपर 1 से लेके 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना? इसका मतलब हुआ कि अगर कोई पासा फेंका जाए तो मैक्सिमम 6 नंबर आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकते हैं। तो यहां पर नीचे क्या आएगा? 6, क्योंकि किसी पासे को फेंके तो 6 ही आउटपुट आ सकते हैं स्टूडेंट्स, राइट? अब अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोबेबिलिटी, राइट, प्रोबेबिलिटी दैट 2 कम्स, प्रोबेबिलिटी के 2 आए, तो पासे में तो एक ही 2 होता है, यानी कि 1/6, राइट? लेकिन अगर आपसे कोई कह दे प्रोबेबिलिटी दैट इवन नंबर कम्स, तो पासे पर कितने इवन नंबर होते हैं? 2 4 6, टोटल कितने हुए? 3 ऐसी संख्याएं होती हैं जो इवन होती हैं, और कुल कितनी संख्याएं हैं? 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? द प्रोबेबिलिटी इज 3/6, मींस 1/2 स्टूडेंट्स, ठीक?
तो ये तो हो गई प्रोबेबिलिटी की छोटी छोटी समझने वाली डेफिनेशन स्टूडेंट्स, इसे अपने दिमाग में बैठाइएगा। ठीक, कोई भी घटना अगर होती है तो आपको ये सोचना चाहिए कि ये जब होगी क्या 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 परिणाम आ सकते हैं, वो सब नीचे आते हैं हमेशा, और उनमें से जो आपको चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए राइट जो भी संभावनाएं हो सकती हैं उन्हें ऊपर लिखेंगे आप, यानी कि आपको जो चाहिए उसके लिए जो अनुकूल संभावनाएं हैं उन्हें आप लिखेंगे। जैसे कि यहां पर पांसे को फेंका तो 6 संभावनाएं हो सकती थी कुल मिला के, लेकिन मुझे क्या चाहिए था, इवन नंबर चाहिए था, तो उसके लिए अनुकूल फेवरेबल कंडीशंस क्या होंगी कि 2 आए, 4 आए, 6 आए, कुल मिला के कितनी फेवरेबल कंडीशंस, कितनी फेवरेबल घटनाएं हो सकती हैं जिनमें मेरी बात सच होगी, 3 घटनाएं ऐसी होंगी जिनमें मेरी बात सच मानी जाएगी। अगर 2 आया, 4 आया, 6 आया तो मतलब मेरी बात की सही होने की जो संभावना है, जो प्रायिकता है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो है 3/6 यानी कि 1/2, यानी कि मेरी बात सही होने की 50% चांसेस हैं। दैट इज प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स। अब आइए जरा कुछ और चीजें मैं आपको बताऊं। Now students, sample space. What is sample space student? जब कोई भी हम एक्शन करते हैं या फिर ये कह लें कि हम कुछ भी काम करते हैं जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, तो जब हम कोई भी इवेंट करेंगे, ठीक है ना, कोई भी काम करेंगे इन प्रोबेबिलिटी राइट, तो उसमें जो भी टोटल संभावनाएं हो सकती हैं उन्हें अगर एक सेट में रख दें तो उसे कहते हैं सैंपल स्पेस। और हर घटना के लिए सैंपल स्पेस, ठीक है ना, अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने पांसा फेंका, ठीक, तो पांसा जब फेंकते हैं तो उसमें क्या क्या नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 राइट। तो पांसा अगर फेंका तो पांसा फेंकने के लिए या पांसा फेंकने के बाद जो सैंपल स्पेस बनेगा पांसे के लिए, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, इज इक्वल 1 2 3 4 5 राइट। और इसमें से हर एक नंबर अपने आप में क्या है, एक इवेंट है। इवेंट मतलब एक घटना है, ठीक है ना, राइट। और ये सैंपल स्पेस है किसी भी पांसे को फेंकने के लिए, ठीक। उसी तरह से अगर एक सिक्का आप उछालें तो उसके लिए सैंपल स्पेस क्या बनेगा, हेड और टेल, क्योंकि ये दोनों ही आ सकते हैं। अगर आप 2 सिक्के एक साथ उछालें तो क्या क्या आ सकता है, हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है या टेल टेल आ सकता है। इट मींस दैट 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर जो जो संभावनाएं हो सकती हैं वो सब सैंपल स्पेस में आती हैं। और फिर इस सैंपल स्पेस की मदद से हम लोग निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, जो हमारे काम की होती है उसे ऊपर डिवाइड बाय टोटल जो आउटकम्स होते हैं या जो भी परिणाम आ सकते हैं टोटल, उन्हें नीचे लिखते हैं हम, ठीक। उसी तरह से अगर मान लीजिए हम 2 पांसे एक साथ फेंकें तो उसके लिए सैंपल स्पेस क्या बनेगा, उसके लिए सैंपल स्पेस कि पहले पर 1 आए, दूसरे पे 1, पहले पे 1, दूसरे पे 2, ऐसे करके पहले पे 1, दूसरे पे 6, एंड नाउ 2 1 2 2 एंड सो ऑन स्टूडेंट्स, इट इज 2 6, और ये बढ़ता जाएगा स्टूडेंट्स, इट अप टू 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6 स्टूडेंट्स।
तो दिस इज टोटल मिला के इस सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे? 36 एलिमेंट्स होंगे स्टूडेंट्स। और फिर ये तो किसी भी दो पासों को एक साथ फेंकते हैं तो जो टोटल आउटकम्स होते हैं वो हैं। अब इसमें से किसी खास चीज की प्रोबेबिलिटी निकालना, जैसे मैं आपसे कह दूं कि दोनों पासों पर एक समान संख्याएं आए, इसकी क्या संभावनाएं हैं, तो आप कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर सेम नंबर इज इक्वल्स टू, यस आपने कुछ बताया मुझे शायद, डिवाइड में 36 एग्जैक्टली, क्योंकि दो पासे फेंकते हैं तो 36 इवेंट्स होंगे कुल मिला के। अब उनमें से कितने ऐसे इवेंट्स होंगे जिनमें दोनों समान आए? पहला होगा 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, कुल मिला के कितनी घटनाएं होंगी ऐसी? 6। 1-1 साथ में आए 1, 2-2 साथ में आए 2, 3-3 साथ में आए 3, 4-4 साथ में आए 4, 5वां साथ में आए 5, 6 साथ में आए 6वां। मतलब कि दोनों संख्याएं एक समान आए, ये मेरा स्टेटमेंट है। और ये सही कब होगा? जब ये 6 इवेंट्स या 6 घटनाएं होंगी, यानी कि मेरी बात के सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 6/36, यानी कि 1/6। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट, और ये होता है सैंपल स्पेस स्टूडेंट्स। अब सैंपल स्पेस के बाद में एक नई चीज आती है स्टूडेंट्स, दैट इज रैंडम वेरिएबल। ये रैंडम वेरिएबल क्या होता है? चलिए आइए जरा देखें कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है। यस स्टूडेंट्स, तो मैं बात कर रहा था आपसे रैंडम वेरिएबल की। जरा ध्यान दीजिएगा, ये यहां से अब आपका मेन सिलेबस शुरू हो गया है। रैंडम वेरिएबल स्टूडेंट्स बहुत ही आसान सी चीज है स्टूडेंट्स, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत होगी। एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। मान लीजिए कि हमने 2 कॉइन लिए और उनको उछाला, तो उनके लिए सैंपल स्पेस क्या बनेगा? HH, HT, TH एंड TT, ये सैंपल स्पेस बनेगा। अब मान लीजिए कि मैंने एक वेरिएबल लिया x, जिसका मतलब है नंबर ऑफ हेड्स कम, जिसका मतलब है कितने हेड्स आए, राइट? तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस सैंपल स्पेस के करस्पॉन्डिंग हम हर एक इवेंट के साथ में इस x की वैल्यू को अटैच कर सकते हैं। कैसे? S इज इक्वल्स टू है HH, HH, HT, TH and TT students, and suppose that this is X, right? अब now ये यहां पर कितने हेड्स हैं? 2, 2। यहां पर कितने हेड्स हैं? 1। यहां पर कितने हेड्स हैं? 1। तो 1 हम लिख चुके हैं, इसलिए दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। और यहां पर कितने हेड्स हैं? 1 भी नहीं, 0। इट मींस दैट कि अगर इस सैंपल स्पेस के लिए हम एक वेरिएबल x को इस तरह से बनाएं जो ये बताए कि 2 सिक्कों को जब उछालें तो कितनी बार हेड आया, तो उसके लिए x की वैल्यू होगी 0, 1, 2, राइट? इट मींस दैट कि हमने हर एक इवेंट के लिए एक नंबर को असाइन कर दिया, राइट स्टूडेंट्स? तो इट मींस दैट कि ये जो सेट है इसे कहेंगे सेट ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। मेरी बात समझ में आई स्टूडेंट? इसका हर एक एलिमेंट एक रैंडम वेरिएबल है स्टूडेंट, ठीक? अब क्योंकि ये जो वेरिएबल्स हैं इन्हें आप देख पा रहे हैं अलग अलग अलग, इट मींस दैट दिस इज द सबसेट ऑफ डिस्क्रीट सेट। डिस्क्रीट सेट का मतलब होता है जिसके एलिमेंट्स अलग अलग होते हैं, ठीक है ना? तो इस तरह के रैंडम वेरिएबल को कहा जाता है डिस्क्रीट
रैंडम वेरिएबल स्टूडेंट्स। और अगर इस x की वैल्यू एक इंटरवल हो जाए, यानी कि 0 1, मतलब कि x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में सब कुछ हो सकती है, इनफाइनाइट तक हो सकती है, एनी वैल्यू इनके बीच में, राइट। इनफाइनाइट का मतलब मेरा ये नहीं होता कि इनफाइनाइट इधर पे, इनफाइनाइट का मतलब ये है कि 1.1111 या सॉरी 0.555555 एनी वैल्यू यू कैन टेक। तो जब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू किसी इंटरवल में से कुछ भी हो सकती है, तो उसे कहा जाता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल स्टूडेंट। इट मीन्स दैट, ये तो समझने के लिए हुआ। अब मैथमेटिकली अगर किसी भी सैंपल स्पेस किसी भी रैंडम फिर शुरू करते हैं। इट मीन्स दैट कि रैंडम वेरिएबल इज द फंक्शन हुज डोमेन इज सैंपल स्पेस। रैंडम वेरिएबल एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका कि डोमेन क्या होता है, ये रियल वैल्यू, ये सैंपल स्पेस होता है। एंड ये जो सैंपल स्पेस होता है, अगर ये सैंपल स्पेस पर हम लोग जब फंक्शन डिफाइन करें और उसकी वैल्यू डिस्क्रीट आए, तो उसे कहा जाता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और अगर इसकी वैल्यू एक इंटरवल में लाई करती हो, तो उसे कहा जाता है कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। लेकिन दोनों ही केस में जो सैंपल स्पेस होगा वो दोनों के लिए डोमेन का काम करेगा स्टूडेंट। तो ये तो बात हुई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पे की और कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल की स्टूडेंट्स। फिर से रिपीट करता हूं स्टूडेंट, रैंडम वेरिएबल वो नंबर है जो कि सैंपल स्पेस के हर एक इवेंट के साथ में असाइन कर दिया जाता है किसी न किसी रूप में। और ध्यान रहे, वो रूप क्या होगा ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कंडीशन क्या लगा रहे हो। जैसे कि यहाँ पर नंबर ऑफ हेड्स की कंडीशन थी स्टूडेंट्स। तो बात समझ में आई स्टूडेंट्स, राइट। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग रैंडम वेरिएबल के बाद में अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, राइट, जिसका कि नाम है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। आइए जरा देखें क्या है। probability mass function स्टूडेंट। probability mass function स्टूडेंट बेसिकली डिफाइन किया जाता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पे। आइए इसकी डेफिनेशन में यहां पर लिख देता हूं। लेट x be a discrete random variable, a probability mass function is given by fx is equals to fx is equals to probability of x such that xi is equals to x student. It means that कि जो probability mass function होता है बेसिकली वो और कुछ नहीं probability ही होता है, लेकिन उसे अब एक नया नाम दे दिया है फंक्शन के रूप में। और आप देख रहे होंगे कि रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उस वैल्यू के लिए जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी वही प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होगा स्टूडेंट, उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जो रैंडम वेरिएबल ने ली है यहाँ पर। यानी कि x की जो भी वैल्यू होगी उसके करस्पॉन्डिंग जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी दैट इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। लेकिन ध्यान रहे यहां पर जो भी x होगा वो एक
discrete random variable होगा, right students? Now the next definition is student तो स्टूडेंट्स इस प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के बाद में जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की। तो आइए जरा देखें कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन let x be a discrete random variable, discrete random variable, then distribution function of x is given by capital Fx is equals to P of x is equals to summation of xi is less than x pi, okay, such that pi is greater than equal 0 and summation of I1 to infinite pi is equals to 1, okay, where pi is equals to p of xi स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये दो डेफिनेशंस, नंबर वन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन अभी हम लोगों ने समझा कि अगर हम किसी भी रैंडम वेरिएबल की करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालें और उसे एक फंक्शन के रूप में लिख दें तो उसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। और अगर हम किसी रैंडम वेरिएबल x के करस्पॉन्डिंग, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी निकालें, ठीक, और उसे उन सभी प्रोबेबिलिटी को सम करते हुए निकालें जो कि उस रैंडम वेरिएबल के लिए निकाली गई है जो इस x से छोटे हैं। कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर इस x की वैल्यू 2 है तो 2 से छोटा होगा 0 1, तो 0 और 1 के लिए प्रोबेबिलिटी निकालें, उनको ऐड कर दें तो fx की जो वैल्यू आएगी f of 2 is equals to p0 plus p1 स्टूडेंट्स, वो होगी वैल्यू f2 की। यानी कि जब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू x हो तो उससे छोटी जो वैल्यूज हैं रैंडम वेरिएबल की, उनके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन निकाला जाए और उनकी वैल्यूज को ऐड कर दिया जाए तो वैल्यू आ जाती है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की। और ये तो आप जानते ही हैं कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है दैट इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर जो पी आई है, पी आई का मतलब है कि किसी रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग जो भी प्रोबेबिलिटी आई वो स्टूडेंट, राइट। और ये भी आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी या बराबर 0 होती है, राइट स्टूडेंट्स। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट नेक्स्ट वन इज दैट properties of distributive function। Properties of distributive function student। Properties of distributive function। Number 8, it's very easy, fx is always greater than equal 0। Number 2, fx is always lies between 0 and 1। Number 3, f
minus infinite is equals to 0 and f plus infinite is equals to 1, right students? And fourth one is f x is increasing, fx is increasing and continuous function from the right at every point, right students? It means that कि डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन नॉन नेगेटिव होता है, 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू लाई करती है, जो माइनस इनफाइनाइट होता है यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल पर जो इसकी वैल्यू होती है वो 0 हो सकती है इफ इट इज माइनस इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट पे प्लस 1 होगी। एंड fx is increasing and continuous function from the right at every point. It means that students कि जैसे जैसे हम लोग x की वैल्यू को 0 1 2 3 एंड सो ऑन आगे बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे इस fx की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इट मींस दैट इट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम राइट साइड। ठीक, यहां से शुरू करते हुए ये आगे की ओर बढ़ने लगेगा, राइट स्टूडेंट्स? सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन स्टूडेंट। A question is student, toss a fair coin twice. Let x denote the number of heads. The number of heads. Find the probability mass function. Find the probability mass function of x. एक्चुअल में स्टूडेंट यहाँ पर जो x है वो एक रैंडम वेरिएबल है, दैट्स व्हाई हमें रैंडम वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन निकालना है। तो इट्स वेरी इजी स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी है। इट्स अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर दो सिक्कों को एक साथ उछालें तो जो सैंपल स्पेस हो सकता है वो क्या क्या बन सकता है? हेड हेड बन सकता है, हेड टेल बन सकता है, टेल हेड बन सकता है, टेल टेल बन सकता है स्टूडेंट्स, राइट? और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी? रैंडम वेरिएबल। यहाँ पर x क्या डिनोट कर रहा था? नंबर ऑफ हेड्स, राइट? तो जब आप सिक्का उछालेंगे तो हो सकता है एक भी हेड ना है, हो सकता है एक हेड है, या हो सकता है दो हेड है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इट मींस दैट कि जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है वो 0 1 और 2 हो सकती है। तो नाउ द प्रोबेबिलिटी फंक्शन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कैसे निकालेंगे? यहां पर लिखेंगे x, राइट? यहां पर लिखेंगे स्टूडेंट्स इवेंट मीन्स नंबर ऑफ हेड्स, राइट? और यहां पर लिखेंगे probability mass function, यानी कि fx is equals to px, right? fx is equals to p of x. Now students, x is equals to 0, तो x is equals to 0 होने का मतलब होता है कोई हेड नहीं, मतलब कि इवेंट क्या होगा? यहाँ पे टेल होगा। नाउ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी?
एफ एक्स इज इक्वल्स टू, या मैं ये कहूं कि इट इज एफ जीरो इज इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो इज इक्वल्स टू, कितने ऐसे इवेंट हैं जिसमें एक भी हेड नहीं आया है, केवल एक ही है, इट मींस द प्रोबेबिलिटी इज 1/4. नाउ x इज इक्वल्स टू 1, यानी कि वो स्थितियां जब एक ही हेड आया हो, यानी कि टेल हेड आया हो या हेड टेल आया हो, कितने इवेंट्स हो गए इसके लिए जो फेवरेबल है, जब एक ही हेड आए, दो हैं ऐसे, यानी कि द प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 2/4, यानी कि 1/2. The value of x is equals to when 2 means दोनों हेड आ जाए, यानी कि हेड हेड, तो कितने इवेंट हो गए, एक ही हो सकता है बस ऐसा, जब दो सिक्कों को फेंकें. The probability when x is equals to 2, so that is equals to 1/4. तो स्टूडेंट्स ये रहे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हर एक x वैल्यू के लिए, राइट. इस तरह से निकालते हैं स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. Now students, our next topic is probability density function. Now students, जिस तरह से probability mass function discrete random variable के ऊपर define होता है, उसी तरह से ही probability density function continuous random variable पर define होता है. ठीक, तो चलिए आइए सबसे पहले इसकी definition देखें कि क्या होती है. Let fx be a probability function, probability function in the interval AB, then the probability that the variate value x to lie in the interval AB is given by the probability that the variable value x to lie in the interval AB is given by P when x lies between B or A is equals to integration A to B fx dx. स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स अब जरा समझिएगा कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एक्चुअल में है क्या. fx एक फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, जो कि इस इंटरवल AB फंक्शन इस इंटरवल AB पर डिफाइंड है. नाउ द प्रोबेबिलिटी दैट द वेरिएबल x या वेरिएट x to lie in the interval AB is given by is equals to means x lies between A and B is equals to A to B fx dx. यानी कि अब जो प्रोबेबिलिटी है स्टूडेंट्स x की, वो किसी एक फिक्स x के लिए नहीं है, वो उस हर एक x के लिए है जो कि इस इंटरवल में लाई करता है. और उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? उसकी वैल्यू निकाली जाएगी इस इंटीग्रल की मदद से, जिसमें इस फंक्शन fx को इंटीग्रेट किया जाएगा a to b के बीच में स्टूडेंट्स, राइट स्टूडेंट्स. नाउ आगे द फंक्शन fx
fx, the function fx is called probability density function, if and only if and only if the total probability is unity. Right, students? That is number one, fx is always greater than equal 0, and number two, integration of fx between the limit minus infinite to plus infinite is equals to 1, students. ये तो स्टूडेंट्स कोई भी फंक्शन fx जो होता है उसे ही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स अभी आप लोगों ने देखा कि कोई भी फंक्शन जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन तब बनता है जब हम उसे इंटीग्रेट करें, जब उस फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करें लिमिट्स माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट में और उसकी वैल्यू 1 आ जाए। ठीक है ना। अब एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है fx is equals to 6x 1 minus x और x lies between 1 to 0 और आपको टेस्ट करना है if this then test fx is PDF, right? तो आपको टेस्ट करना है कि fx PDF है क्या। इट्स वेरी इजी, सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। ठीक है ना। फॉर पीडीएफ इंटीग्रेशन 0 to 1 fx dx, लिमिट हमने 0 से 1 ही क्यों ली, क्योंकि फंक्शन fx जो है वो इसी लिमिट में डिफाइन है। यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट नहीं आएगा स्टूडेंट्स, इस बात की ओर आप ध्यान दीजिएगा जरूर। एंड दिस इज इक्वल्स टू 0 to 1 6x 1 minus x dx, and that is equals to 6 0 to 1 x minus x square dx is equals to 6 bracket x square upon 2 x cube upon 3 0 to 1, and this is equals to 6 1 upon 2 1 upon 3, and this is equals to 1 upon 6. Sorry, it is 6 into 1 upon 6 is equals to 1, students. It means that this implies that fx is PDF, students. तो स्टूडेंट्स किसी भी फंक्शन को चेक करने का बहुत ही आसान सा तरीका होता है कि वो PDF है कि नहीं है, ये आप इस एग्जांपल को देख के समझ सकते हैं। चलिए आइए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं PDF के ऊपर बेस्ड। Find the value of k for the PDF fx is equals to kx square, where x lies between 3 and 0 and it is equals to 0 otherwise, and compute p when x lies between 2 and 1. Also find the distributive function.
दी डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शंस। तो आइए स्टूडेंट्स जरा देखें कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है ना, आपको एक फंक्शन दिया है और आपसे कहा है कि अगर ये फंक्शन पीडीएफ है यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो k की वैल्यू निकालिए, नंबर 1। नंबर 2, प्रोबेबिलिटी व्हेन x लाइज बिटवीन 1 and 2 निकालिए। नंबर 3, आल्सो फाइंड द डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन मींस कैपिटल fx, राइट स्टूडेंट्स। और यहाँ पर x क्या है, एक कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। तो चलिए आइए स्टूडेंट्स जरा देखें कि कैसे निकाली जाएगी वैल्यू k की। Since fx is PDF, this implies that integration 0 to 3 fx is equals to fx dx is equals to 1, means 0 to 3 kx square dx is equals to 1, means k x cube upon 3 limit 0 to 3 is equals to 1, and that is equals to k is k, and this is 3 3s are 9, 27 upon 3, and it is equals to 1, means k is equals to 1 upon 9. So student, this is the value of k is equals to 1 upon 9, and now k की वैल्यू की मदद से अब हम इसे कंप्यूट करते हैं। ठीक है, now probability when x lies between 2 and 1, and that is equals to integration 1 to 2 fx dx, and that is equals to 1 to 2 fx की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, kx स्क्वायर dx, और अभी आपने देखा कि k की वैल्यू 1/9 आई है, means x square upon 9 dx, and that is equals to x cube upon 27 limit 1 to 2 is equals to, यहाँ पे 2 रखेंगे स्टूडेंट्स, तो this is 8 upon this is equals to 1 upon 27, यहाँ 8 आ जाएगा minus 1, mean 7 upon 28 students, so 7 upon 28 students, and that is equals to what, 7 for the 28 means 1 upon 4 students. So the probability when x lies between 1 and 2 is equals to students what, it is equals to 1 upon 4. तो स्टूडेंट्स ये शायद मैं यहाँ पे कुछ मिस कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, it is not 1 upon 4, it is equals to 7 upon 27, right स्टूडेंट्स, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, सॉरी फॉर दैट। तो स्टूडेंट्स probability when x lies between 1 and 2 is equals to 7 upon 27, and the last is what students, डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। तो चलिए आइए जरा डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन स्टूडेंट, तो डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल्स टू, आप जानते ही हैं, fx is equals to what students, fx is equals to function 0 to 3 fx dx, and that is equals to it is equals to not 0 to 3, it is equals to 0 to x students। हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी किसी भी पीडीएफ के करस्पॉन्डिंग हमें अगर डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन निकालना है तो जो भी हमारा फंक्शन है वो जिस भी लिमिट में डिफाइंड है उसकी लोअर लिमिट को रखते हुए अपर लिमिट x करिए और उसे इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इट इज kx स्क्वायर dx
is equals to, it is 0 to x square upon 9 dx, it is equals to x cube upon 27, limit 0 to x, and that is equals to x cube upon 27. तो स्टूडेंट्स इसे और ब्रॉड वे में अगर लिखें तो द डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स 0 when x lies when x is less than 0. This is equals to x cube upon 27 when x lies between 3 and 0, and it is equals to 0 when x is greater than 3 students. तो सॉरी when x is greater than 1. तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन होगा स्टूडेंट्स. ये डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन इसलिए होगा कि देखिए x इज, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो इट इज इक्वल्स टू 0, और fx की वैल्यू जब 0 से 3 के बीच में होगी तो इट इज इक्वल्स टू x क्यूब बाय 27. इट इज इन दिस लिमिट इट इज ऑलवेज लेस देन 1 और 1 बट नॉट मोर देन 1, और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को कि कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है स्टूडेंट, इसलिए जब x इज ग्रेटर देन 3 इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1. तो डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन निकालना हो तो पीडीएफ का इंटीग्रेशन, और अगर डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन से पीडीएफ निकालना हो तो डिफरेंशिएशन, उल्टा करना पड़ता है स्टूडेंट्स, राइट. अगर हमने कभी भी पीडीएफ निकालना है तो पीडीएफ इज इक्वल्स टू dy बाय dx ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन स्टूडेंट्स, राइट. तो ये अपने दिमाग में रखिएगा स्टूडेंट्स, और डिफरेंट प्रॉब्लम्स आप बुक की मदद से देखें और उन्हें करें जो कि पीडीएफ के ऊपर बेस्ड होंगे. ठीक, ज्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप के आपको मिलेंगे, उन्हें देखिए, समझिए और करिए. तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच, हमें आपके फीडबैक का इंतजार होगा. धन्यवाद.